नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केवट एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। तो मेरा कहना था कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट जो कि 1923 में इनेक्ट किया था, बनाया गया था, उसके बारे में हम लोग क्या क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं, क्या रूल्स हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये जो एक्ट था दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये जो एक्ट है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के नाम से इसको जाना जाएगा, कहलाएगा। और इस एक्ट का जो इन्फोर्समेंट है उसका रहा था 1 जुलाई 1924 से उसका इन्फोर्स हुआ था। और इसको 1995 में मतलब उसमें अमेंडमेंट किए गए थे। और ये जो है कहाँ पर, ये होल ऑफ द इंडिया ये जो वैलिड एक्सटेंड रहेगा, मतलब उसका प्रभाव रहेगा। अब इसमें इस एक्ट में हम दोस्तों इसके एम और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो इसका एम ये रहेगा कि हर एक एक्ट का जो एम बनता है वो कुछ ना कुछ जो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। तो इस एक्ट का भी यही एम है कि इसमें जो है एम्प्लॉयर, अगर मान लो जिस एम्प्लॉय को उसने जॉब पे रखा है, जो वर्क प्लेस पे रखा है, और अगर मान लो किसी कारण से उसको एक्सीडेंटल कुछ या ड्यूरिंग वर्किंग उसको अगर कुछ इंजरी आती है, तो उस कंडीशन में उसको कंपेंसेशन दिया जाए, ताकि वो आगे के जो पीरियड के लिए अगर वो कुछ टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबल होता है तो उस कंडीशन में उसको एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके। तो इसके लिए ये एक्ट का, इसका ऑब्जेक्ट ये है इस एक्ट का। तो इस एक्ट में देखिए किस किस कंडीशन में जो है रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट रहेगा इंक्लूड। तो उसके बारे में दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई मतलब किस कंडीशन में जो एम्प्लॉयर है वो लायबल रहेगा कंपेंसेशन देने के लिए, तो उसकी कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है कि दोस्तों कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉई अगर मान लो इंजर्ड हो जाता है, पर्सनल उसको कोई इंजरी आ जाती, तो उस कंडीशन में कंपेंसेशन के लिए वो हकदार रहेगा, मतलब उसको देना चाहिए, मिलना चाहिए। दिस इंजरी शुड बी बाय एक्सीडेंट, ये मतलब किसी एक्सीडेंट के कारण ये इंजरी होना मतलब हुई हो उसको। और तीसरी बात हो जाती है कि दोस्तों कि ये जो एक्सीडेंट या जो घटना हुई है वो तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हुई हो या फिर अराइजन आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई हो, उस कंडीशन में दिया जाएगा। चौथी कंडीशन है दोस्तों कि इसमें जो रिजल्ट इंजरी, अगर मान लो जो इंजरी हुई है उसके कारण उसके एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या एनी टाइप ऑफ डिसेबलमेंट हो जाता है उसको, कि कोई पार्ट का बॉडी पार्ट कट जाता है या वो परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है, उस कंडीशन में उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा। उसके बाद में आप दोस्तों देख लेते हैं कि उसकी एप्लीकेबिलिटी है, मतलब किस किन लोगों पर लागू होगा। तो जहाँ तक रेलवे का संबंध है दोस्तों, इसमें ये सभी रेलवे एम्प्लॉय पर लागू होगा जो कि सेक्शन 3 में जिनका डिस्क्राइब किया गया है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये उन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा जो कि फॉलोइंग कंडीशन में आते हैं, मतलब द एम्प्लॉयर शेल नॉट बी लायबल टू पे कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग केसेज। जो नीचे दिए जाएंगे केसेस, उनमें जो है एम्प्लॉयर लायबल नहीं रहेगा कंपेंसेशन देने के लिए। पहली कंडीशन उसमें क्या रहेगी कि दोस्तों कि अगर मान लो इन केस ऑफ इन एनी इंजरी, अगर कोई ऐसी इंजरी होती है जिसका कि मतलब जिसके परिणाम स्वरूप जो एम्प्लॉय है वो टोटल या परमानेंट डिसेबलमेंट उसको होता है, लेकिन वो पीरियड 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 3 दिन से पहले ही अगर वो रिकवर हो जाता है एम्प्लॉय टोटल या परमानेंट डिसेबलमेंट में, पार्शियली डिसेबलमेंट में, तो उस कंडीशन में उसको कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी, अगर कोई ऐसी इंजरी होती है जिसका कि रिजल्ट मतलब जिसका कि परिणाम ये डेथ या परमानेंट डिसेबलमेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उसको कब नहीं दिया जाएगा, उसके दिया हुआ है कि अगर डेथ होती है तब तो दिया ही जाएगा, या परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तब तो दिया जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं होती है तो उस कंडीशन में कब नहीं दिया जाएगा। इसी कंडीशन में ये है कि दोस्तों अगर मान लो कोई एम्प्लॉय जिस समय वो एक्सीडेंट अकर होता है उस समय में अगर मान लो वो एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग लिया हुआ है या कुछ इस टाइप का इंटॉक्सिकेटेड कंज्यूम किया हुआ है,
तो उस कंडीशन में उस एम्प्लॉई को कंपनसेशन के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। और या फिर दूसरी कंडीशन दी हुई है कि अगर मान लो डिसओबीडियंट, किसी रूल का बिल्कुल ही अगर वो डिसओबीडियंट करता है, मतलब उसको जानबूझ के उसकी नहीं मानता है, तो जो उसको ऑर्डर दिए गए हैं कि इस काम को इस मतलब सेफ्टी गियर के साथ करना, और अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो उस कंडीशन में एम्प्लॉई को जो है कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है कि दोस्तों कि अगर मान लो कोई उसको सेफ्टी गार्ड दिए गए हैं कुछ काम करने के लिए, मान लो हैंड ग्लव्स मतलब पहनना है, और अगर वो काम करता है और वो हैंड ग्लव्स नहीं पहनता है, मतलब विलफुली निकाल देता है या उसको फेंक देता है, उसका नहीं यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में भी उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब इससे ये लगेगा कि एम्प्लॉई विलिंगफुली मतलब वो एक करना चाह रहा है डिलिबरेटली, तो उस कंडीशन में उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। दूसरा हम देख लेते हैं दोस्तों प्रोविजंस, इसमें इस एक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस दिए हैं। तो इसमें दोस्तों 4 शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल दिए हुए हैं 4, जो प्रोविज़न में 4 शेड्यूल दिए गए हैं। तो उन शेड्यूल्स के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो एक है कि शेड्यूल 1, इसमें लिस्ट ऑफ इंजरी दी हुई है कि कौन सी इंजरी इसमें इंक्लूड रहेगी, और परसेंटेज ऑफ लॉस दिए हैं कि अगर मान लो उसका हियरिंग लॉस होता है, विजन लॉस होता है, या फिजिकली उसको कुछ लॉस होता है, तो उसके लिए मतलब एक पैरामीटर दे दिए गए हैं, लिस्ट दे दी गई है। शेड्यूल 2 में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ पर्सन डिफाइंड एज एम्प्लॉई कौन एम्प्लॉई रहेगा जिसको कि डिफाइन किया गया है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज, ऐसी कौन डिसीज है जिसको ऑक्यूपेशनल मतलब कौन सी डिसीज़ को माना जाएगा। जैसे कि मान लो वर्क प्लेस पे काम करते करते कुछ वहाँ पर डस्ट होती है, या वहाँ पर जो है जैसे कि कॉटन का फैक्ट्री और कॉटन वहाँ पर उड़ती है, तो उस कंडीशन में नोज मतलब उसको अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज होती है तो उसके बारे में इसमें दिया गया है। शेड्यूल 4 दिया हुआ है रिलेवेंट फैक्टर। तो रिलेवेंट फैक्टर में एक जो उसके जब कैलकुलेशन करते हैं तब उस रिलेवेंट फैक्टर का यूज़ किया जाता है, तो वो दिया गया है। काइंड्स ऑफ इंजरी दी हुई है दोस्तों की, काइंड्स ऑफ किस टाइप की इंजरी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसको 4 टाइप की कैटेगरी में इसको इंजरी को डिवाइड किया है। पहली, या तो डेथ हो जाए, तो किसी भी कंडीशन में अगर उसकी डेथ होती है उसको कंपनसेशन दिया जाता है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है, ऐसा कोई डिसेबलमेंट हो गया जो परमानेंट उसकी फॉर एवर मतलब फॉर एवर द लाइफ उसको रहेगा, तो उस कंडीशन में उसको परमानेंट डिसेबलमेंट कहा जाता है। और परमानेंट पार्शियल डिसेबल, पर ऐसा डिसेबलमेंट होता है जो पार्शली है बट वो परमानेंट रहेगा, मतलब वो रिकवर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी ये 3 नंबर में उसको डिवाइड किया। और चौथा नंबर है कि टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट, इट में भी चाहे वो टोटल हो या पार्शली डिसेबलमेंट, लेकिन वो टेम्प्रेरी है, मतलब कुछ समय के लिए परमानेंट डिसेबलमेंट है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, उसके बाद में वो ठीक हो जाता है। तो ये 4 काइंड्स दिए हुए इंजरी के टाइप दिए हुए हैं। अब देख लें दोस्तों ऑब्लिगेशंस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन सेक्शन 4 में दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी एज फॉलो। अगर मान लो एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है इंजरी के चलते, तो उस कंडीशन में क्या कंपनसेशन दिया जाएगा। तो इसमें दिया है दोस्तों कि अमाउंट ऑफ एवरेज पे मान लिया गया है मैक्सिमम 8,000 रुपये, जिसको कि 50 टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है एंड उसको डिवाइड किया जाता है 100 से। और जो अमाउंट आता है या तो वो अमाउंट या फिर 1,20,000 अमाउंट, इसमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा रहेगा वो जो है उसको एज ए कंपनसेशन दिया जाएगा। मान लो कि उसका बेसिक मतलब उसका जो अमाउंट एज पर कैलकुलेशन बनता है वो अगर 1.5 लाख रुपये बनता है तो उसको 1.5 लाख दिया जाएगा, और अगर मान लो वो 1 लाख बनता है तो 1 लाख में देखिए उसको 1,20,000 दिया जाएगा। मतलब जो भी 1,20,000 या फिर कैलकुलेटेड अमाउंट जो भी ज़्यादा हो वो दिया जाएगा। तो ये इसका फार्मूला दिया है दोस्तों। उसके बाद में दिया है कि अगर मान लो उसको परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एम्प्लॉई आगे फर्दर कोई अर्निंग तो कर नहीं पाएगा, परमानेंट डिसेबल हो गया, तो उस कंडीशन में जो है डेथ की बजाय ज़्यादा कंपनसेशन दिया जाता है, क्योंकि उसको होल लाइफ उसको आगे मतलब अपना सर्वाइव भी करना है बिना अर्निंग किए, तो उसको ज़्यादा दिया जाता है। तो इसके लिए अलग फार्मूला दिया हुआ है कि बेसिक मैक्सिमम 8,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय जहाँ पर 50 था वो उसको 60 कर दिया गया है, और रिलेवेंट एज फैक्टर डिवाइडेड बाय 100। और उसके बाद में जो अमाउंट आता है वो आता है कि
अगर जो भी अमाउंट आएगा वो अगर 1,40,000 से ज़्यादा है तो वो दिया जाएगा, नहीं तो 1,40,000 दिया जाएगा। तो ये दिया हुआ है कि ये एवरेज पे इंटू 60 इंटू रिलेवेंट फैक्टर अपन 100 या फिर ₹1,40,000 विच एवर इज मोर, जो भी ज़्यादा होगी वो अमाउंट दिया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में कुछ लेटेस्ट सर्कुलर आते रहते हैं, उसके हिसाब से ये अमाउंट या फिगर चेंज होते रहती है, तो वो उसके लिए अपडेट रहिएगा, बाद में चेंज हो जाता है। तो इन केस आप दूसरा दिया है कि अगर मान लो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट ऑफ द इंजरी होता है, इंजरी के कारण अगर उसको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो उसको इसमें दिया है कि एन इंजरी इन विच पार्शियल डिसेबलमेंट पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल, such percentage of compensation would be payable in case of permanent total disablement and loss of earning capacity caused by that injury। इसमें दिया है कि जो पार्ट 2 का शेड्यूल 1 दिया हुआ है, जिसमें ऐसा परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन जो दिया जाता है इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में, जो मतलब कंपनसेशन दिया जाता है वही सेम परसेंट, मतलब वही सेम जो अमाउंट रहेगा वो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कॉज बाय दैट इंजरी, उसमें वो दिया जाएगा। दूसरा दिया हुआ है इन केस ऑफ इंजरी नॉट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, अगर शेड्यूल 1 में उस इंजरी के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो जो परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन इज पेएबल टू परमानेंट डिसेबलमेंट के समय जो दिया जाता है उसके प्रोपोर्शनेट, उसी के समानुपात में द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जो उसका अर्निंग कैपेसिटी का कितना लॉस हुआ है उसको उसके प्रोपोर्शनेट में दिया जाएगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों कि पेमेंट ऑफ वेजेस, जो वेज मिलेगी उसका पेमेंट जो है किस हिसाब से रहेगा, पेमेंट ऑफ वेजेस। वह टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट, जहाँ पर टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट रहेगा तो मतलब उसका डिसेबलमेंट कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है, तो द टोटल पार्शियल रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, जिसमें कि टोटल डिसेबलमेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट होता है वो इंजरी में होता है। तो उस कंडीशन में रहेगा कि ये हाफ मंथ पेमेंट ऑफ द सम, जो उसका हाफ मंथ पेमेंट रहेगा, सम इक्विलेंट टू 25%, तो उसका जो 25% जो मंथली वेजेस रहेगा वो पेड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अनुसार जो प्रोविज़न रहेंगे उसके अनुसार उसको हाफ मंथ सैलरी या फिर इक्विलेंट टू 25% ऑफ द मंथ सैलरी वो उसको दिया जाएगा। ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजर इन केस ऑफ इंजरी, अगर मान लो इंजरी हो जाती है किसी वर्क प्लेस में, मान लो कोई एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पर एक सुपरवाइज़र है और उसके अंडर में कोई 15-20 जो वर्कर काम कर रहे हैं, और अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो सुपरवाइज़र है एट प्रेजेंट वहाँ पर उसकी क्या ड्यूटीज़ रहेगी उसके बारे में दिया गया है। तो चाहे वो ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बाद में, मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बाद में जो भी इंजरी होती है उसमें क्या रहेगा। तो ही शुड इमीडिएटली रेंडर फर्स्ट एड, उसको या तो फर्स्ट एड करना है तुरंत इमीडिएटली, या फिर डॉक्टर को कॉल करना है। गिव मैसेज टू ऑल कंसर्न विद इन 48 डेज में ऑल कंसर्न मैसेज देना है। उसके बाद में देना है कि उसको 2 आई विटनेस बना के रखना है, उनका स्टेटमेंट लेके रखना है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय उसकी क्या कंडीशन, कैसे क्या हुआ था वो। उसके बाद में उसको एक्सीडेंट रिपोर्ट इंक्लूडिंग एक छोटा डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए डायग्राम बना के उसको करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है। और पर्टिकुलर उसको लीव टेकन ड्यूरिंग लास्ट 12 महीने के दौरान उस एम्प्लॉय ने का लीव पर्टिकुलर भी रखना है उसको प्रिपेयर करके, और मेडिकल रिपोर्ट ऑफ इंजरी एम्प्लॉय की उसको जल्दी से लेनी है। और फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी में क्या रिजल्ट निकलता है, क्या फाइंडिंग आती है इंक्वायरी की, वो उसको जानकारी लेनी है। कंपनसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू और पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, अगर मान लो कंपनसेशन पेड किया जाता है और अगर ड्यू रहता है और जब ड्यू होता है अगर नहीं दी जाती है तो उस कंडीशन में क्या पेनल्टी जो रहेंगी वो दिया गया। इस कंडीशन में दोस्तों जो कंपनसेशन दिया जाता है एज सुन एज जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए, मिलने जो समय है उस पर। अगर वो नहीं दिया जाता है या एम्प्लॉयर जो उसको एक्सेप्ट नहीं करता उस लायबिलिटी को अपनी को, तो उससे उसको एक बाउंड टू मेक प्रोविज़न पेमेंट, उसको प्रोविज़न पेमेंट देने के लिए उसको बाध्य किया जाता है इन इवेंट ऑफ लायबिलिटी। इस कंडीशन में जो कमिश्नर रहेगा वो उसको बाउंड करेगा, उसको बाध्य करेगा कि उसको ये देना है, और जिस प्रकार से, और वो भी अमाउंट ऐसा रहेगा कि जिससे कि राइट ऑफ द वर्कमैन का जो है उसको
नुकसान ना हो, उसको कोई बाधा ना पहुँचे, और वो अगला ताकि जो अगला वो जो फर्दर क्लेम ना करे इस टाइप से। फॉर नॉन सबमिशन ऑफ पेपर्स, उसके अगर मान लो किसी कारण से अगर वो एम्प्लॉयर उसके पेपर सबमिट नहीं करता कमिश्नर ऑफिस में विद इन 1 मंथ, तो उस कंडीशन में वायलेशन ऑफ और वो एक्ट के कोई प्रोविज़न का वायलेशन करता है तो इसमें भी फाइन ऑफ ₹5,000 का उसको फाइन एम्प्लॉयर को किया जा सकता है। और इन केस ऑफ एम्प्लॉयर इज इन फॉल्ट, अगर एम्प्लॉयर का फॉल्ट होता है पेइंग द कंपनसेशन ड्यू टू दिस एक्ट विद इन 1 मंथ के अंदर, अगर वो मतलब अपना कंपनसेशन नहीं देता है तो द कमिश्नर डायरेक्टली उसको मतलब डायरेक्ट बोल सकता है कि जो अमाउंट बैठता है उसका एरियर्स और उसके साथ में 12% ऑफ एनम उसका इंटरेस्ट के साथ उसको पे किया जाएगा। जब अगर मान लो उस चीज़ की कंप्लेंट होती है और कमिश्नर को पता चलता है तो उस समय उसको दिया जाएगा। और अगर कमिश्नर देखता है कि ये जो डिले का जो जस्टिफिकेशन दे रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है, तो उस कंडीशन में उस पर और भी पेनल्टी चार्ज कर सकता है। उसको सम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 50% सच अमाउंट जो अमाउंट है उसका 50% मतलब मैक्सिमम 50% या 50% से कम बोल सकते हैं, शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उसका एम्प्लॉयर से रिकवर किया जाएगा जो कि पेनल्टी के रूप में उसे देना चाहिए था। और शेड्यूल दिए हुए हैं दोस्तों की कंपनसेशन दे रहा 4 शेड्यूल्स। कौन कौन से शेड्यूल्स में क्या है, तो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी का लॉस किस कंडीशन में क्या लॉस होता है, उसके बारे में जो दिया गया वो डॉक्टर सर्टिफाई करता है, डॉक्टर का प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर। दूसरा दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर कौन सा एम्प्लॉय इंटाइटल ऑफ पेमेंट फॉर पेमेंट रहेगा, उस एम्प्लॉय का उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि इस एक्ट के अनुसार कौन एम्प्लॉय कहलाएगा। शेड्यूल 3 में दिया हुआ है कि ऑक्यूपेशनल डिसीज, जैसा कि मैंने पहले बताया था। शेड्यूल 4 में दिया हुआ है डिटेल रिगार्डिंग फैक्टर लमसम इक्विवेलेंट ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट इन केस का परमानेंट डिसेबलमेंट डेथ हैव बीन गिवन, जिस कंडीशन में डिसेबलमेंट या डेथ के समय जो लमसम इक्विवेलेंट कंपनसेशन दिया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है पोस्ट में। और कमिश्नर अपॉइंट जो किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है थ्रू एक ऑफिशियल गजेट में एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसके अनुसार एक कमिश्नर डिसाइड किया जाता है। अपील दोस्तों, अगर मान लो किसी कंडीशन में कोई अपील करता है एम्प्लॉय कहीं इसके मतलब एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कोई अपील करता है या जो उसको कंपनसेशन मिला था वो प्रॉपर नहीं मिला है, जस्टिफाई नहीं है, तो उस कंडीशन में ही कैन अपील टू द हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है इसकी डायरेक्ट कंपनसेशन एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, इसको अपील करने का राइट जो हाई कोर्ट में दिया हुआ है। तो ये था दोस्तों कंपनसेशन एक्ट के बारे में, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। जहाँ तक मुझे जानकारी थी, जहाँ तक मैं इसके बारे में पता कर पाया था वो चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की। तो ये था एंड दोस्तों मेरा इस वीडियो का। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा, इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आर्टिस्ट बेस आनंद पे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आगे इसी टाइप की वीडियो के लिए दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे आगे चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय एंड गुड नाइट।